एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पढ़ाकू लोग। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं यूजीसी नेट लॉ का सिलेबस। इसमें हम पढ़ रहे थे हमारी यूनिट 2 दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। और आज जो इस वीडियो में टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ मैं, वो रहेगा फंडामेंटल राइट्स का इंट्रोडक्शन। इस पर्टिकुलर वीडियो को बहुत आराम से देखिएगा क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मार्क करवाऊंगी जो कि आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं। बहुत सारे फैक्ट्स इंक्लूडेड होंगे इस वीडियो में, सो पूरी वीडियो को तसल्ली से देखिएगा। बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज CS पायल पोपली एंड मैंने आप लोगों के लिए यूजीसी नेट लॉ की पूरी एक सीरीज तैयार की है जो कि इसी चैनल पे अवेलेबल है और उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चेक करना मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फंडामेंटल राइट्स की कॉन्सेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। सो पहला फैक्ट हमारा ये है कि ये पार्ट 3 में मेंशन है। जितने भी हाईलाइटेड चीज़ें हैं जो येलो कलर से मार्क्ड हैं वो आपके एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं, तो उन्हें दिमाग में बिठा लीजिएगा। इसके बाद बात आती है कि फंडामेंटल राइट्स का हमें इंस्पिरेशन मिला कहाँ से, मतलब हमारे दिमाग में एग्जैक्टली कहाँ से आया कि हमें फंडामेंटल राइट्स जैसी कोई चीज़ लानी चाहिए। तो उसका आंसर है यूएस के बिल ऑफ राइट्स से हमें ये इंस्पिरेशन मिली। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो उन्होंने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में फंडामेंटल राइट्स की कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। तो हमें समझ में आया कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ हुई है और ये हमें काइंड ऑफ अपने लोगों को भी देनी चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो फंडामेंटल राइट्स को हम मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। मैग्ना कार्टा इज बेसिकली जहाँ पे राइट्स रिटन फॉर्मेट में होते हैं ना, उसे हम बोलते हैं, मतलब एक पेपर जिसमें राइट्स रिटन फॉर्मेट में हो, तो हम हमारे फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। अब आप साइमल्टेनियसली ये सोच रहे होंगे कि मैम ने ये सारी चीज़ें तो बता दी, लेकिन फंडामेंटल राइट्स लाए ही क्यों, मतलब क्या आवश्यकता पड़ी? जस्ट बिकॉज हम यूएसए से इंस्पायर्ड थे कि उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ लाई है तो हमें भी लानी चाहिए तो हमने ला दी? तो आंसर है नो। हमने फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए लाए थे क्योंकि हमें चाहिए था कि हमारे यहाँ के लोग जो हैं उनका ओवरऑल ग्रोथ हो, उनकी ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, वो अच्छे से लाइफ में डेवलप कर सकें, तो उसके लिए उनके कुछ राइट्स बनते थे। ह्यूमन बीइंग्स वैसे भी जब धरती पे आते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उनके कुछ बेसिक राइट्स होने चाहिए ताकि वो इस जीवन को खुल के जी सकें। तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स की कॉन्सेप्ट आई। फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान आपको आपका फंडामेंटल राइट लेने से रोकता है या कोई स्टेट आपको आपका फंडामेंटल राइट लेने से रोकती है तो आप उनके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं। जस्टिसिएबल का मतलब होता है एक रेमेडी जिसके चलते हुए अगर आपको अपने फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते तो आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। देखिए, ये मुझसे मेरे फंडामेंटल राइट्स छीनने की कोशिश कर रहा है। हमारे यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बहुत ही इलैबोरेटिव फॉर्म में है और वर्ल्ड का कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जो इतनी डिटेल में फंडामेंटल राइट्स कवर करता है। कहने का मतलब है इंडिया वालों ने अपने फंडामेंटल राइट्स पे बहुत ज़्यादा मेहनत करी हुई है और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने बहुत तसल्ली से बैठ के एकदम डिटेल्ड वे में फंडामेंटल राइट्स का फॉर्मेशन किया था। Fundamental rights were deemed essential to protect the rights and liberties of the people against the encroachment of the power delegated by them to the government. अब देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने गवर्नमेंट को, स्टेट को बहुत सारी पावर दी हुई है। अब ये लोग अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करें, अपनी पावर को वे बियॉन्ड इस्तेमाल ना करें, इसलिए ज़रूरी है कुछ बेसिक राइट्स हम ह्यूमन बीइंग्स को दे दें। तो फंडामेंटल राइट्स काइंड ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर या स्टेट के ऊपर थोड़ा सा नज़र रखने के लिए भी बनाए गए थे ताकि वो अपनी पावर्स का अनड्यू एडवांटेज ना उठाएं। देयर आर लिमिटेशंस अपॉन ऑल द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है ना उनकी पावर्स पे भी तो थोड़ा बहुत लिमिटेशंस होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना उनको फ्रीडम दे दी जाए, जो मर्जी तुम्हारा आए तुम वही करो, नहीं ना। उनको भी तो थोड़ी लिमिटेशंस रखनी चाहिए, उनके ऊपर भी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस रखनी चाहिए। तो फंडामेंटल राइट्स वो रिस्ट्रिक्शन रखने का काम करता है। फंडामेंटल राइट्स हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है।
अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बताइए क्या ये हमारी सोशल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, पॉलिटिकल को करता है या किसको करता है? तो हमारा आंसर क्या होगा कि फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने का काम करता है। एंड उसके बाद एक लाइन लिखी हुई है कि फंडामेंटल राइट्स को वेव ऑफ नहीं किया जा सकता है। इसका क्या मतलब है? अगर कभी कोई इंसान चाहे कि मैं अपना फंडामेंटल राइट छोड़ना चाहता हूँ, वेव ऑफ करना चाहता हूँ, मुझे नहीं चाहिए तुम जो ये राइट्स मुझे दे रहे हो, तो ऐसा वो इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उस चीज़ की परमिशन नहीं देता है। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपके मन के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा कि आपको चाहिए तो आप रख लो, आपको नहीं चाहिए तो आप वेव ऑफ कर दो, छोड़ दो, त्याग दो। नहीं, फंडामेंटल राइट्स छोड़ने की, त्यागने की आपको परमिशन नहीं है। तो फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी वेव्ड ऑफ। अब इसके साथ एक और क्वेश्चन आता है कि क्या फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है? मतलब स्टेट कभी फंडामेंटल राइट्स को हटा सकती है क्या? तो आंसर है यस, हटा सकती है। इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन तब भी 20th एंड 21st फंडामेंटल राइट हमारा नहीं सस्पेंड होता है। मतलब इमरजेंसी के सिनेरियो में नॉर्मल फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं, लेकिन 20th एंड 21st इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं होते हैं। अब अगर बात करें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो हमारे थे 7 फंडामेंटल राइट्स, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि हमें 7 में से एक फंडामेंटल राइट डिलीट करना पड़ा। तो आज की डेट में हमारे पास रह गए हैं सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स। तो स्टार्टिंग में और कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया तो इनिशियली 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट कुछ रीजंस की वजह से हमें उनमें से एक फंडामेंटल राइट डिलीट करना पड़ा और अब रह गए हैं टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स। 7 कौन कौन से थे? तो 7 थे, फर्स्ट था राइट टू इक्वालिटी। देखिए, कहने को तो ये 6 और 7 ही फंडामेंटल राइट्स हैं, बट इनके अंदर भी बहुत सारे सब राइट्स हैं। तो ऐसे मानिए राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 में कवर किया गया है, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22 में कवर किया गया है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to 24 में कवर किया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कवर किया गया है आर्टिकल 25 से 28 में, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मेंशन है आर्टिकल 29 से 30th में, और राइट टू प्रॉपर्टी मेंशन था आर्टिकल 31 में, जिसे निकाल दिया गया है। मैंने अभी आपको बताया ना, 7 में से एक हमने काट दिया था और अब 6 बचे हैं, तो वो राइट टू प्रॉपर्टी था जिसे हमने काट दिया, निकाल दिया। और लास्ट है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि मेंशन्ड है आर्टिकल 32 में, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। ये सारे के सारे राइट्स 1 by 1 हम आगे की सारी वीडियोस में देखने वाले हैं, तो आगे की वीडियोस मिस मत करिएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बेसिक पार्ट है, जो कि हर एक इंसान को पता ही होना चाहिए, और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ये बोलते हैं राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब आपके दिमाग में आएगा ना कि भैया जो हमने राइट हटाया है, जो 31st आर्टिकल में राइट मेंशन था, राइट टू प्रॉपर्टी, जो हमने हटाया है वो कौन सी अमेंडमेंट से हटाया है? तो आंसर है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटाया है। अब आपका क्वेश्चन माइट भी हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होती है? जब भी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में मॉडिफिकेशन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करते हैं, तो उसे हम लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और 44th नंबर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, उससे हमने 31st आर्टिकल को रिमूव किया था, और आज की डेट में हमने उसे बना दिया है नॉर्मल लीगल राइट, जो कि आर्टिकल 300A में कवर किया गया है, जो कि फंडामेंटल राइट नहीं बचा। सो अगर शॉर्ट में बोलूं तो आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से निकाल के, किसकी मदद से? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की मदद से आज की डेट में
आ गया है 300A आर्टिकल में, जो कि इसे बनाता है एक लीगल राइट। पहले ये क्या था, एक फंडामेंटल राइट था, आज की डेट में ये क्या बन गया है, ये बन गया है एक लीगल राइट। This was because the right proved to be a hindrance towards attaining the goal of socialism and redistributing wealth property equitably among the people. रीजन अगर कोई आपसे पूछे कि इस राइट को फंडामेंटल राइट से निकाल के नॉर्मल राइट क्यों बनाया, तो उसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं ये इंडिया की डेवलपमेंट में आड़े आ रहा था। ये हमारे सोशलिज्म की जो कॉन्सेप्ट थी, जिसमें हम वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश कर रहे थे, वो करने से हमें रोक रहा था। तो उसके कारण हमें क्या करना पड़ा, इसे फंडामेंटल राइट से निकाल के नॉर्मल राइट बनाना पड़ा। Then it is said, the fundamental rights are individual rights and are enforceable against state and not against individuals. ये कहते हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं ना हमारे, वो हमें स्टेट के अगेंस्ट मिलते हैं। मतलब जो गवर्नमेंट है, जो अथॉरिटीज हैं, उनके अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स हम क्लेम करते हैं, ना कि किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट। बट इस चीज की कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, जो कि आर्टिकल 17 में मेंशन्ड है, ये हम इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी क्लेम कर सकते हैं। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल आपको हाथ लगाने से मना कर दे ये बोल के कि आप अनटचेबल हैं, तो आप उसे सजा दिलवा सकते हैं ये बोल के कि उस इंसान ने आपका फंडामेंटल राइट वायलेट किया है। और ज़्यादा डिटेल में इस बारे में बात करेंगे जब हम आर्टिकल 17 पढ़ रहे होंगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आर्टिकल 23 एंड 24 में मेंशन्ड है, वो भी हम इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं। और राइट टू पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 भी हम इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से राइट्स इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट क्लेम किए जा सकते हैं, तो आपका आंसर रहेगा ये 3 राइट्स का। तो इन्हें अच्छे से स्पेसिफिकली पढ़ लीजिएगा। ध्यान रखिए, क्योंकि आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर होने वाला है, तो जितने भी वर्ड्स मेरे हाईलाइटेड हैं, प्लीज उन पे गौर जरूर करिएगा और उन्हें कहीं पे स्क्रिबल कर लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा। Whereby in case of violation, an individual who has violated these rights can be taken to law of court. सो बेसिकली दे आर सेइंग कि अगर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल इन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, तो उसे आप कोर्ट में ले जा सकते हैं, और बाकी सारे केसेस में आप सिर्फ और सिर्फ स्टेट को कोर्ट में ले जा सकते हैं। The fundamental rights are regarded as limitations on the powers of state. There are also negative obligations upon the state because they are mostly negatively quoted that restrain government from doing something unjust. देखिए, अब हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारी पावर्स दी हुई हैं। अब ऐसे में हो सकता है ना किसी दिन गवर्नमेंट का दिमाग खराब हो जाए और वो बोले कि मैं तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं तो जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो कोई तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट करे, उन्हें लिमिट में लेके आए, तो वो है हमारी फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स हमारे थोड़े से गवर्नमेंट के ऊपर नेगेटिव ऑब्लिगेशन डालते हैं, रीजन बीइंग ये उनकी पावर को रिस्ट्रेन कर रहे हैं, और नेगेटिवली भी कोटेड होते हैं कि स्टेट ऐसा नहीं कर सकता, स्टेट वैसा नहीं कर सकता एंड स्टफ। The fundamental rights have to be exercised subject to limitations embodied in that very part itself. Thus, the rights are not absolute or unrestricted. ये आया इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। यहाँ क्वेश्चन उठता है कि क्या फंडामेंटल राइट्स आपके एब्सोल्यूट हैं, मतलब विदाउट एनी लिमिट्स हैं? कोई इंसान कुछ भी करना चाहे फंडामेंटल राइट्स के नाम पे, तो क्या उसको अलाउड होगा? तो उसका आंसर है नो। फंडामेंटल राइट्स हमारे एब्सोल्यूट नहीं हैं, इन पे भी कुछ लिमिटेशंस लगी हुई हैं। गौर करिएगा, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को लाया गया था स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डालने के लिए, स्टेट की पावर्स को लिमिट करने के लिए, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स खुद भी लिमिटेड नेचर के हैं, इनकी भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। कोई भी इंसान फंडामेंटल राइट्स के नाम पे कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसे उसकी भी पावर्स लिमिटेड होंगी। तो फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, विदाउट लिमिटेशन नहीं है, इनमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये आपको तब समझ में आएंगी जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे होंगे। जैसे जैसे हम एक फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है,
अभी समझाने के लिए इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको छोटू सा एक एग्जांपल दे देती हूँ कि ऐसे मानिए कि एक इंसान को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करने की पूरी इजाज़त है, लेकिन अगर इस इंसान का इस प्लेस से इस प्लेस पे आना वहाँ के लोगों के लिए या वहाँ वाले एरिया के पीस के लिए सही नहीं है, तो इसकी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स रेस्ट्रिक्टेड है, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट राइट्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ मॉडर्न स्टेट। एब्सोल्यूट राइट्स तो हम मॉडर्न स्टेट को दे ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड वे में चल सकती हैं और बहुत ज़्यादा कियोटिक हो सकती हैं। सो हमें हमेशा याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स पे लगाम लगा के रखनी चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, किसी भी इंसान को बिल्कुल एकदम से फ्री मत छोड़ो, हमेशा थोड़ी सी लगाम उसके ऊपर रखो। तो फंडामेंटल राइट्स का भी सेम ही केस है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे, वो एब्सोल्यूट नहीं है, उनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस हैं। तो उन लिमिटेशंस को हम लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये हैं तो रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन विदाउट एनी रीजन नहीं है। ये सारी रिस्ट्रिक्शंस हमने किसी रीजन की वजह से लगाई हैं। फॉर एग्जाम्पल, फंडामेंटल राइट्स को हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अगर मान लीजिए स्टेट की सिक्योरिटी स्टेक पे है। आपका फंडामेंटल राइट लेना स्टेट की सिक्योरिटी को स्टेक पे डाल सकता है, तो आपको वो फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा। अगर आपको मेंटेनेंस एंड प्रमोशन करनी है विमेन इंटरेस्ट की, चिल्ड्रन की, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की, देन इन दैट सिनेरियो आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। आपको फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करने हैं फॉरेन स्टेट के साथ, अगेन आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। डेफेमेशन के केस में भी आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में भी आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, और पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी को भी लगाने के लिए, मेंटेन करने के लिए आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। अब ये जितने भी रीजंस आप पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है कि बिना मतलब की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कुछ ना कुछ ढंग का रीजन है जिसके कारण रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं। सो नाउ आई होप आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अब लगातार फंडामेंटल राइट्स की वीडियोस आने वाली हैं जिसमें मैं हर एक राइट को इंडिविजुअल वीडियो में कवर करूंगी, एग्जाम्पल के साथ, डिटेल्ड वे में। और जैसे मैंने आज की वीडियो में कुछ चीज़ें हाईलाइट करके आपको एमसीक्यू के फैक्ट्स की प्रेपरेशन भी करवा दी है, वैसे वो नेक्स्ट वीडियोस में भी कंटिन्यूड रहेंगी। सो आगे की वीडियोस देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोडेड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आपके जो फ्रेंड्स नेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, एंड अपने वैल्यूएबल सजेशन आप हमें कमेंट सेक्शन में दे भी सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।